चलो भाई शुरू करें। तो ये चैप्टर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता था? लॉस को गुड में कन्वर्ट करना। तो ये है तुम्हारा पहला चार्ट दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी में क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, नेचर ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, राइट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी कौन है? बंदा जो गारंटी ले रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 124 टू 147 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सेक्शन उठा के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से अलग किए गए थे, 124 से 147। जैसे कि हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अलग किए गए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अलग किए गए, वैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity and guarantee के भी सेक्शन अलग किए गए। In addition to the specific provisions, section 124 to section 147 of the Indian Contract Act 1872, the general principles of contracts are also applicable to such contracts। तो जो जनरल प्रिंसिपल है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, सारे के सारे इस पे एप्लीकेबल होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये वाले सेक्शन 124 से 147 तो एप्लीकेबल है ही। इवन दो बोथ द कॉन्ट्रैक्ट आर मोड्स ऑफ कंपनसेशन बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल, दे डिफर कंसिडरेबली इन सेवरल एस्पेक्ट। कहता है भाई ठीक है, ये दोनों हमारे कंपनसेशन, गारंटी का अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो भी एक टाइप से कंपनसेट करना है, इंडेमनिटी का करोगे वो भी कंपनसेट करना ही है, लेकिन इनमें बहुत सारे फर्क हैं। इन दिस यूनिट द लॉ रिलेटिंग टू इंडेमनिटी एंड गारंटी आर डिस्कस इन डिटेल। तो पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। द टर्म इंडेमनिटी लिटरली मीन सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, लॉस से बचाने की सिक्योरिटी, और टू मेक गुड द लॉस, या फिर लॉस को गुड में कन्वर्ट करने की, और टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस, या फिर उस बंदे को कंपनसेट करना जिसको कोई लॉस हुआ है। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसकी डेफिनेशन कहाँ पे पड़ी है? सेक्शन 124 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन है, इट इज a contract by which one party promises to save the other party from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person। तो कह रहा है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी से कि वो जो है कोई भी लॉस अगर होगा मेरी वजह से या फिर किसी और बंदे की वजह से भी, तो उससे मैं तेरे को सेव करूंगा। एग्जाम्पल है, मिस्टर एक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है विद द गवर्नमेंट टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज विच वर फंडेड बाय द गवर्नमेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड टू सर्व द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? कह रहा है इसने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो इंडिया में वापस आएगा, जो इंडिया की गवर्नमेंट से एक तरीके से लोन लेके गया हुआ है। ठीक है, और आके जो है गवर्नमेंट में कम से कम 5 साल ये जॉब करेगा। इफ मिस्टर एक्स फेल्स टू रिटर्न टू इंडिया ही विल हैव टू रिम्बर्स द गवर्नमेंट, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। और अगर वो वापस नहीं आता तो उसको जो है रिम्बर्स करना पड़ेगा इंडिया गवर्नमेंट को। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया। चंदू लाली था होगा जिंदगी भर। रिम्बर्स का मतलब हमेशा बता रखा है कि भाई तू खर्च कर दे मैं दे दूंगा। फिर 50 बार समझा रखी चीज। सारे क्लास खराब करनी, रिकॉर्डिंग चल रही है बीच में रोकनी पड़ रही। डाउट ही ऐसा ऐसा पूछोगे, कोई महंगा डाउट नहीं पूछ सकते कभी। अब देखते हैं। तो अब इसमें आती है पार्टीज कौन कौन सी होंगी। द पार्टी हु प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस इंडेमनीफाई। कौन है बंदा ये? जो वादा कर रहा है किसी को लॉस से बचाने के लिए, ये क्या कहलाएगा? इंडेमनीफायर। द पार्टी हु इज प्रॉमिस टू बी सेव अगेंस्ट द लॉस, तो ये क्या कहलाएगा? इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। तो जिसको वादा किया है वो बंदा कहलाएगा इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ए मे कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ रुपीज 5,000 एडवांस बाय सी टू बी। तो ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि भी अगर जो तेरे को कुछ भी नुकसान होता है, सी के खिलाफ जो तेरा जो केस चल रहा है, सी ने जो है बी से पैसे देने थे। अब अगर वो उसके लिए केस करता है तो जो भी कोई नुकसान होगा वो ए भरेगा। ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंस व्हेन बी हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी टू सी फेल्स टू डू सो, सी वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 124। तो अगर बी ने जो पैसे ले रखे थे सी से, तो सी के पैसे कौन भरेगा? ए भरेगा, क्योंकि उसने बी को इंडेमनीफाई किया हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं लिखा कि कौन इंडेमनीफाई, चलो एक्स में एग्री टू इंडेमनीफाई वाई फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट ऑकर if a tree on Y's account neighboring property blow over, if the tree then blow over the damages Y's fence, X will be liable to the cost of fixing the fence। तो कहता है भाई एक पेड़ खड़ा हुआ वहाँ पे, और वो पेड़ अगर जो उधर गिर जाता है या फिर कुछ भी गिर जाता है, टूट के गिरता है, तो जो भी नुकसान उसको होगा वो कौन भरेगा? एक्स भरेगा। तो वहाँ पे कहते हैं वहाँ पे फेंस टूट गया, फेंस क्या होता है जानते हो? फेंस जो बाड़ा लगाया जाता है ना, वो फेंस कहलाता है। तो वो टूट जाता है, तो अब वहाँ पे कौन करेगा कंपनसेट? एक्स इसको जो है कंपनसेट करेगा, या फिर उसको सही करवाएगा। However, the above definition of indemnity restricts the scope of contract of indemnity in such as it covers only the loss caused by the conduct of the promisor himself or the conduct of any person। तो कहता है अगर मैं डेफिनेशन पे ध्यान दूं तो डेफिनेशन इसके स्कोप को लिमिटेड कर देती है। ये क्या कहती है कि भैया मेरी वजह से अगर कुछ गलती हुई है या फिर किसी और बंदे की वजह से गलती है तो मैं तेरे को कंबाइन कर दूंगा। दस लॉस occasioned by an accident not caused by any person or an act of God, natural event is not covered। तो इसी वजह से याद है तुम इंश्योरेंस कंपनी वाले, कभी भी अगर मान लो भूकंप आ जाए, मान लो मैंने इस बिल्डिंग का वो करा रखा है इंश्योरेंस, और भूकंप आ जाए तो इंश्योरेंस वाले उसको कंपनसेशन नहीं देते। क्यों बोलते हैं? बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड है। वो पिक्चर देखी थी तुमने? कौन सी पिक्चर थी वो जिसमें वो था? ओ माई गॉड। ओ माई गॉड में भूकंप से उसके दीवार गिर जाती है, दुकान गिर जाती है, तो वहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड लग जाता है। तो इन केस ऑफ गजानन मोरशवर वर्सेस मोरशवर मदान 1942 का केस है। डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ। एज पर इंग्लिश लॉ इंडेमनिटी मींस प्रॉमिस टू सेव अनदर हार्मलेस फ्रॉम द लॉस। Here it covers every loss whether due to negligence of promise or by natural calamity or by accident। लेकिन इस बारे अगर तुम देखो इस केस में क्या उसने क्या लिखा है? इंडेमनिटी मींस प्रॉमिस टू सेव अनदर हार्मलेस फ्रॉम द लॉस, यानी वो नहीं बता रहा कि किसकी वजह से। अगर ये कुछ भी हुआ तो भैया वो उसको क्या करेगा? इंडेमनीफाई करेगा। तो यहाँ पे हर टाइप का लॉस कवर होगा, बेशक वो किसी की वजह से हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, तो सब कुछ कवर कर जाएगा। इस केस में ये रिजल्ट आया। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और implied। A contract of indemnity is said to be expressed when a person expressly promises to compensate the other from the loss। ये बात हम लोग पढ़ रखी है भाई, एक्सप्रेस होता है, रिटर्न में होता है, या ओरल होता है। तो कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम लोग एक्सप्रेस कब बोलेंगे? जब बंदा एक्सप्रेस कर देगा कि भाई मैं जो है तेरे को वो करूंगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज सेड टू बी इम्प्लॉयड व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी और फ्रॉम द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। अब जैसे क्या होता है कि आजकल देखा जाए तो तुम्हारे अकाउंट से 2 रुपए ईयरली कुछ ऐसे कुछ कटते हैं, गवर्नमेंट काटती है, इंश्योरेंस के होते हैं वो। ठीक है, पता नहीं वो हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन अगर कुछ होता है तो फिर वो गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करेगी। तो ये क्या हो गया? एक टाइप का इम्प्लाइड हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको आपको एक्सप्रेस नहीं किया कि हम लोग जो है इस चीज के पैसे काट रहे हैं वगैरह, लेकिन वो कटने की वजह से इंडेमनीफाई वो क्या हो गया? इम्प्लाइड हो गया। A contract of indemnity is like any other contract and must fulfill all the essential of valid contract। तो ये तो है ही, कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी हमारे एसेंशियल पॉइंट है सारे के सारे वैलिड होंगे तभी जाके इंडेमनिटी का बनेगा। ए आस्क्ड टू बी टू बीट सी प्रॉमिसिंग टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ए ने जो है बी को कहा क्या कर दे भाई, सी को पीट दे, और कुछ भी होगा तो मैं देख लूंगा। ठीक है, द प्रॉमिस ऑफ ए कैन नॉट बी एनफोर्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अनलॉफुल है। पढ़ रखा है हमने पीछे, अनलॉफुल हो गया ना। वो किस लिए पैसे दे रहा है? उसको पीटने के लिए। तो ये एक कंडीशन हमने पढ़ रखी थी कि अगर कोई अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो वो वैलिड नहीं होता, वर्ड ऑफ इनिशियो होता है। तो ये एग्रीमेंट में हमारा क्या हो जाएगा? अनलॉफुल होने की वजह से वर्ड हो जाएगा। A contract of fire insurance or marine insurance is always a contract of indemnity, but there is no contract of indemnity in case of contract of life insurance। तो कहते हैं जो फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, नुकसान होगा तो भर देंगे। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको आप जो इंडेमनिटी नहीं बोल सकते कि बंदा तो मर ही गया, वो क्या होना है तुम तो लॉस को गुड में कन्वर्ट कर दो। क्या तो वो क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले मरे हुए बंदे को जिंदा करा सकती है? नहीं करा सकते। तो इसका मतलब क्या है? वो हमारा जो है लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। ये लाइन स्पेशली लिखी हुई है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाएगा। क्या लाइफ और क्या भी लाइफ इंश्योरेंस किस टाइप का है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी है?
तो 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे, या फिर यस नो करके आ जाएगा। अब आ गया राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर्स व्हेन स्यूड। तो जो इंडेमनिटी होल्डर है, इंडेमनिटी होल्डर कौन था? गारंटी नहीं बोलेंगे, जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई हम तेरा लॉस गुड में कन्वर्ट कर देंगे, वो बंदा क्या है? इंडेमनिटी होल्डर है। तो वो केस कर रहा है, तो तेरा क्या क्या राइट है? द प्रोमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर इंडेमनीफायर ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट। तो कह रहा भैया वो जो इंडेमनिटी होल्डर है, वो इंडेमनीफायर से क्या कर सकता है? सारे डैमेज ले सकता है जो भी उसने बोले थे। ये ऑल कॉस्ट विच ही मे बी हैव बीन कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग डिफेंडिंग द सूट। ठीक है, या फिर कोई भी खर्चा जो भी है, वो सारा ऑल सम्स विच, यानी कि कौन सा खर्चा है? ऑल सम्स, ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग डिफेंडिंग इन द सूट। केस के चलते हुए जो खर्चा पानी होगा ना, वो भी सारा अगर उसने बोल रखा तो वो ले सकता है। एंड ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। और अगर जो उसने कोई कॉम्प्रोमाइज करने में कोई पैसे वगैरह दे रखे हैं, तो वो पैसा भी वसूल कर सकता है। किससे? इंडेमनीफायर से। व्हेन डज द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस? कब आएगी जी उसके ऊपर लाइबिलिटी? जो काम, जब वो लॉस होगा जब भी तो आएगी, जब बंदे का लॉस होगा जब भी तो उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। ऑल दो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज साइलेंट ऑन द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसकी लाइबिलिटी कब आएगी इसके बारे में नहीं बताया गया। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इट कैन बी स्टेटेड that the liability of an indemnifier commences as soon as the liability of the indemnity holder becomes absolute and certain। तो जब उस इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, एज सुन है जैसे भी आ रही है, और वो पक्की हो गई है कि आएगी आएगी, सर्टेन होगी, एब्सोल्यूट हो गई है, तो फिर इंडेमनीफायर के ऊपर लाइबिलिटी आएगी। दिस प्रिंसिपल हैज बीन फॉलोड बाय द कोर्ट इन सेवरल केसेस। और ये जो प्रिंसिपल है, ये बहुत सारे केसेस में फॉलो किया गया है, बहुत सारे कोर्ट में। ए प्रोमिस टू कंपनसेट, एग्जांपल देखो इसका। ए प्रोमिसेस टू कंपनसेट एक्स फॉर एनी लॉस दैट ही में सफर बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट वाई। तो ए प्रॉमिस कर रहा है एक्स से कि भी जो तो वाई के खिलाफ केस लड़ रहा है, उसमें कोई भी नुकसान होगा तो वो मैं भर दूंगा। द कोर्ट ऑर्डर एक्स टू पे वाई डैमेजेज ऑफ रुपीज 10,000। अब वहाँ पे कितना आ गया उसके ऊपर लाइबिलिटी? 10। अब ये पक्का हो गया, बिकम सर्टेन हो गया, तो एक्स में क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम ए एंड पास इट टू वाई। चलो अब आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। The contract of guarantee, a contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of default। डिफॉल्ट किसको बोलते हैं? जब जो डिफॉल्टिंग पेमेंट होता है, भाई इसने पेमेंट दी तो मैं इसके पैसे भर दूंगा। तो ये होता है हमारी गारंटी का केस। यहाँ पे तीन पार्टी हैं, थ्री पार्टी आर इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। श्योरिटी, पर्सन हु गिव्स द गारंटी। प्रिंसिपल लेटर, पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुई डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। क्रेडिटर, और जिसके पैसे देने, पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन। तो पहला बंदा होगा ना श्योरिटी, जो गारंटी ले रहा है। प्रिंसिपल लेटर, जिसकी गारंटी ले रहा है। क्रेडिटर, जिसको उस गारंटी के पैसे देने हैं। एग्जाम्पल, व्हेन ए रिक्वेस्ट बी टू लैंड रुपीज 10,000 टू सी and guarantee that C will repay the amount within the agreed time, and the C and that on the C failing to do so, he मतलब A will himself pay to B। there is a contract of guarantee। तो A ने जो है B को कहा कि भाई तू जो है C को पैसे दे दे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, और अगर जो उसने जो टाइम में नहीं दिया पैसा, तो उसके पैसे मैं दूंगा। तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हेयर B इज द क्रेडिटर, C is the principal and A is the surety। Example 7, X and Y go into a car showroom where X says to the dealer to supply latest model of WagonR to Y and agrees that if Y fails to pay, he will वो पे करेगा। In case of Y failure to pay, the car showroom will recover its money from X। तो वहाँ पे लोन पे दिलवाने के लिए गया है कि भैया इसको गाड़ी दे दे, अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। This is a contract of guarantee because X promises to discharge the liability of Y in case of age default। A contract of guarantee is a tripartite agreement between principal debtor, creditor and surety। जहाँ पे तीन पार्टी होते हैं तो हम लोग ट्राइपार्टाइट बोलते हैं जो भी एग्रीमेंट होता है। देयर आर इन फैक्ट थ्री कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर। दूसरा, सेकेंडरी होगा हमारा बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। तीसरा, अन इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर वेयर बाय
प्रिंसिपल डेटर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी इफ द श्योरिटी इज मेड टू पे और परफॉर्म। तो पहला इसने बोला कि जो होगा प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में उन्होंने आपस में लेन देन किया होगा ना पैसे का। दूसरा किसका है, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, श्योरिटी ने गारंटी दी होगी भाई इसके पैसे मैं दे दूंगा। तीसरा है कि भाई एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के केस में, अगर वो श्योरिटी ने उसकी पेमेंट करी है क्रेडिटर को तो फिर प्रिंसिपल डेटर भी श्योरिटी की पेमेंट करेगा। ठीक है, आगे चलो। द राइट of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him। तो कहता है भाई इससे श्योरिटी के राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो क्रेडिटर ने जो है उसके ऊपर केस नहीं किया डेटर के ऊपर, या फिर उसने जो पैसे नहीं मांगे उससे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तीन वो है, हमने ये पढ़ लिया है। इसेंशियल फीचर ऑफ गारंटी, द फॉलोइंग आर द रिक्विजिट्स ऑफ द वैलिड गारंटी। पहली, पर्पज, द पर्पज ऑफ अ गारंटी बीइंग टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक डेट की जो पेमेंट है उसको सिक्योर कर रहे हैं। तो गारंटी का मेन पर्पज क्या है कि एक डेट की पेमेंट को पक्का कर दिया, श्योर कर दिया, सिक्योर कर दिया। द एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी। तो वहाँ पे जो है एक ऐसी डेट होनी चाहिए जो कि रिकवरेबल है। अब टाइम डेट तो रिकवरेबल रहती नहीं है, तो रिकवरेबल होनी चाहिए। इफ देर इज नो प्रिंसिपल डेट देयर कैन बी नो वैलिड गारंटी। कहता अगर वहाँ पे उधारी नहीं होगी तो गारंटी का केस भी नहीं बनेगा। कहाँ गया, सीधा ऊपर। कंसिडरेशन, लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड ऑल्सो बी सपोर्ट बाय सम कंसिडरेशन। तो जैसे कि सारे के सारे हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो बिना कंसिडरेशन के नहीं बनते, तो यहाँ पे भी कंसिडरेशन होना जरूरी है। अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज void बट देर इज नो नीड फॉर अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। तो कहता भैया कंसिडरेशन होना जरूरी है, बिना कंसिडरेशन के गारंटी void हो जाएगी, लेकिन जो श्योरिटी और क्रेडिटर है उनके बीच में जो है डायरेक्ट कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। एज पर सेक्शन 127 कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। तो कहता है जो कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में है, ठीक है, वो ही कंसिडरेशन काफी है। बट पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लेकिन ये पिछला उधार दे रखा है उसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बनेगा। गारंटी कैसे होगी, अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब ये ना होगा अच्छा इसने वाले पैसे नहीं दिए मैं दे देता हूँ, ये तो कोई गारंटी नहीं बनेगा ना। गारंटी तो तभी होगी जब फ्यूचर डेट के लिए बात करें, फ्यूचर पेमेंट के लिए बात करेगा। ठीक है, इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वैलिड। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई श्योरिटी कभी भी इनकॉम्पिटेंट नहीं हो सकता। जिसकी वो लिए प्रिंसिपल डेटर है, जिसकी गारंटी लिए वो बंदा माइनर भी हो सकता है, इनकॉम्पिटेंट हो सकता है। लेकिन कहता है यही बात कह रहा है भाई श्योरिटी जो है इनकॉम्पिटेंट नहीं हो सकता, वो तो गारंटी वॉइड हो जाएगी। बट इफ द श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वॉइड। जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने कि बीज रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। बी ने क्या रिक्वेस्ट की ए को कि भाई सामान बेच दे उधार पे। ए एग्री टू डू सो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड। कहता भैया अगर वो सी गारंटी ले लेता है पेमेंट के लिए तो मैं तेरे को सामान बेच दूंगा। अब सी कहता है सी प्रॉमिस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसीडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स। अब सी वहाँ पे एग्री कर रहा है उसकी गारंटी देने के लिए। एज पर सेक्शन 127 देयर इज अ सफिशिएंट कंसीडरेशन ऑफ सीज प्रॉमिस देयरफॉर द गारंटी इज वैलिड। एग्जांपल 9 देखो, ए सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बी, सी आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्री टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। क्योंकि वैसे ही पास कंसिडरेशन हो गया, वैसे ही वैलिड नहीं है। अब आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। भैया लाइबिलिटी होना भी जरूरी है, उधार होगा तभी तो गारंटी होगी। देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और अ प्रॉमिस व्हिच परफॉर्मेंस इज गारंटेड। सच लाइबिलिटी और प्रॉमिस मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। और वो लॉफुल काम के लिए होने चाहिए। वो जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है वो किसी लॉफुल काम के लिए होनी चाहिए, इलीगल काम के लिए होनी चाहिए। द लाइबिलिटी मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल एंड नॉट टाइम बेयर्ड। तो जो लाइबिलिटी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए, टाइम बेयर्ड नहीं होनी चाहिए। अगला, फॉर नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है, छुपाना। मिस रिप्रेजेंटेशन, आप गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। सेक्शन 142 एंड 143, एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid। कहता है भाई कोई भी अगर गारंटी ली गई है मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो क्रेडिटर ने दी है
ठीक है, और फिर वहां पे अगर वो गारंटी देता तो वो गारंटी क्या रहेगी, वो इनवैलिड रहेगी। एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंस इज इनवैलिड। मटेरियल मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेज में अगर कोई भी क्रेडिटर साइलेंट रहता है तो वो भी गारंटी क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। पहला एग्जांपल देखो, 10वां एग्जांपल, ए एंगेज बी एज कलर टू कलेक्ट मनी फॉर हिम। तो ए ने जो है बी को रखा, क्या रखा है, क्लर्क रखा है एज ए क्लर्क, और उसका काम क्या है, पैसे इकट्ठे करना। बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसिप्ट एंड ए इन consequence calls upon him to furnish security for his duly accounting। तो बी ने जो है कुछ रिसिप्ट की अकाउंटिंग नहीं बनाई, तो ए ने कहा कि भैया इनको बना के दे, सही थे मेरे को। सी गिव्स हिज गारंटी फॉर बीच ड्यूटी अकाउंटिंग, और सी ने जो है गारंटी दी सी की, बी की गारंटी की। ए डज नॉट acquaint सी with the previous conduct, बी afterward make default, the guarantee is invalid। तो भैया जो पीछे जो गलती की है उसके लिए वो गारंटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये गारंटी इनवैलिड है। एग्जांपल नंबर देखो 11, ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी। ए ने गारंटी दी है सी को, आयरन क्या होती है, प्रेस को बोलते हैं, वो सप्लाई कर रहा है बी को टू द अमाउंट ऑफ ₹2000 ये फिर प्रेस कुछ और है, आयरन लोहा है, फिर ये प्योर लोहा है, 2000 टन का लोहा दे रहे हैं। बी एंड सी हैव प्राइवेटली एग्रीड दैट बी शुड पे ₹5 पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस। तो बी और सी ने जो है आपस में क्या कर लिया कि जो बी जो है ₹5 एक्स्ट्रा देगा पर टन के हिसाब से, जो ये मार्केट प्राइस चल रहा था। सच एक्सेस टू बी अप्लाइड इन लिक्विडेशन ऑफ एन ओल्ड डेट, और वो जो क्या करेंगे उनको कहाँ अप्लाई कर देंगे, अपनी पुरानी किसी डेट के लिए कर देंगे। दिस एग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए से छुपाया गया, तो ये क्या हो गया, क्या हो गई ये गारंटी इनवैलिड हो गई। ए इज नॉट लाइबिलिटी एज श्योरिटी। राइटिंग नॉट नेसेसरी, सेक्शन 126 एक्सप्रेसली डिक्लेयर दैट अ गारंटी में बी इधर ओरल और रिटर्न। गारंटी ओरल भी हो सकती है, मुंह जबानी भी हो सकती है। ज्वाइनिंग ऑफ द अदर कोस्ट सिक्योरिटी, और भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं जी साथ में, चलो हम 2 गारंटर हो गए, 3 गारंटर हो गए। whether where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-security, the guarantee is not valid that if the other person does not join। तो कहते हैं जहाँ पे ये बोला गया कि भैया गारंटी कब वैलिड होगी, क्रेडिटर कहता है कि एक बंदा और साथ में होगा इसके, तो वो बंदा का जो साथ में ज्वाइन नहीं करता है तो गारंटी वैलिड नहीं रहेगी। दैट इम्प्लाइज द गारंटी बाय श्योरिटी इज नॉट वैलिड इफ अ कंडीशन इज इम्पोज बाय श्योरिटी दैट सम अदर पर्सन मस्ट ऑल्सो ज्वाइन एज को सिक्योरिटी बट सच अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन एज को सिक्योरिटी। मैंने कहा भाई ये भी साथ में गारंटी लेगा तो मैं गारंटी लूंगा, तो अगर वो साथ में गारंटी नहीं लेगा तो फिर मैं भी कोई गारंटी नहीं लूंगा। सिंपल सा फंडा। आगे आ गया टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी कितने टाइप की है जी, गारंटी में भी क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरी। स्पेसिफिक गारंटी, यानी भाई स्पेसिफिक तो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए हो रखी है, और जनरल होगी तो ये कुछ भी दी आप इसको उधार दिया करो, ये कुछ भी लेगा नहीं देगा तो मेरे को बता देना, ये जनरल होगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक गारंटी, अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सिंगल डेट स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक गारंटी। भैया इसकी गारंटी मेरी, आगे की मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब पीछे इसका एक एग्जांपल है, मैंने किसी बंदे की बाइक ठीक करवाई अपने मिस्त्री से, तो मैंने कहा भाई अगर पेमेंट नहीं करता मेरे से ले ले, कोई बात नहीं। तो उस बंदे ने 1500 रुपये उधार कर दिए और दिए नहीं, फिर वो बाइक खराब हो गई, वो फिर लेके गया उसके पास। ठीक है, उसने फिर रिपेयर करके दे दी। अब 2000 का खर्चा हो गया, अब 1500 वो बकाए थे, अब इस 2000 में से ही 1200 बच गए। अब उसका मैकेनिक का मेरे पास फोन आया, कहता जी ऐसी ऐसी बात है, दोबारा से रिपेयर करा के गए जी 1500 रुपये, तो पहले बच रहे थे 1200 रुपये और बच गए। मैं कहा भाई ऐसा है, मैंने तो पिछली ट्रांजेक्शन गारंटी दी थी ना तेरे को, ये पकड़ भाई 1500, 1200 का मेरे को नहीं पता। आई बात समझ, क्योंकि वो स्पेसिफिक गारंटी थी। एग्जाम्पल देखो, एक गारंटी पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ द 5 bags ऑफ राइस टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी एंड टू बी पेड फॉर इन अ मंथ। तो ये गारंटी ली बी की कि वो जो 5 बैग राइस के देगा, ठीक है, और उसकी गारंटी है कितने दिन की, 1 महीने की। बी डिलीवर्स 5 बैग्स टू सी पेज फॉर दैम, सी ने पैसे दे दिए। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गारंटी बिकॉज ए इंटेंडेड टू गारंटी ओनली
फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द फर्स्ट 5 बैग्स ऑफ राइस टू बी डिलीवर वन टाइम। तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसी से मिलता जुलता है कि भैया जो पहली बार दिए थे सामान उसी के बेस पे ये गारंटी थी। आ गया कंटिन्यूइंग गारंटी, तो वही जो मैं गारंटी बोल रहा था कि भैया जब भी देर से आके सामान लेके जाएगा मैं देख लूंगा, तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी है। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज, या फिर जनरल गारंटी बोल सकते हैं। तो अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। अ श्योरिटी इज लाइबिलिटी कंटिन्यूस अंटिल द रिवोकेशन ऑफ द गारंटी। जब तक वो गारंटी वापस नहीं लेगा तब तक वो गारंटी चलती रहेगी। द एसेंस ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी इज दैट इट अप्लाइज नॉट टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन but to any number of transaction and makes the surety liable for the unpaid balance at the end of the guarantee। अब वहीं पे मैं उसी एग्जांपल को बाइक को रिपेयर कराने वाली बात को मैं बोलूँ कि मैं इसको जाके बोल दूँ कि भाई इसकी ना बाइक ठीक कर दिया कर, कभी भी आए पैसे की कोई दिक्कत नहीं, अगर ये पैसे नहीं देता मैं दूंगा। तो वो जितनी बार भी बाइक ठीक करवाएगा तो वो मेरी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड नंबर ट्रांजेक्शन कितनी मर्जी हो सकती है। एग्जाम्पल देखो, ऑन एज रिकमेंडेशन बी अ वेल्दी लैंडलॉर्ड एम्प्लॉय सी एज हिज एस्टेट मैनेजर। तो ए के रिकमेंडेशन, ए ने रिकमेंडेशन की किसको, बी को, कि भाई सी को अपने पास एज ए मैनेजर रख दे। इट वाज द ड्यूटी ऑफ सी टू कलेक्ट रेंट ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द टेनेंट ऑफ बी। तो क्या काम था सी का, हर महीने किराया इकट्ठा करके लाएगा एंड रेमिट द सेम टू बी, और बी को 5 तारीख से पहले दे देगा। अब ए ने गारंटी ले रखी है, हर महीने की ले रखी है ना, तो जिस भी महीने में वो पेमेंट नहीं करेगा उस महीने में ये को देने पड़ेंगे। ए गारंटी दिस अरेंजमेंट एंड प्रॉमिस टू मेक गुड एंड डिफॉल्ट मेड बाय सी, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी। अगला एग्जांपल देखो, ए गारंटी लेता है पेमेंट टू बी a tea dealer to the amount of rupees 10,000 for any tea he may from time to do supply to C. B supplies C with a tea to the value of above the value of 10,000 and C pays B for it. Afterward, B supplies C with tea of to the value of rupees 20,000. C fails to pay. The guarantee given by A was continuing guarantee and he accordingly liable to B to the extent of 10,000। यानी जब भी भाई तेरे से आगे चाय खरीदेगा 10,000 तक की, तो मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। अब उसने 10,000 के लिए पेमेंट कर दी, अब वो 20,000 के लिए यार पेमेंट नहीं लाया, तो यहाँ पे वो 10,000 ही देगा। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफाई है कितना दूंगा, लेकिन गारंटी कॉन्टिन्यू है। तो कॉन्टिन्यू गारंटी में अमाउंट तो लिमिटेड ही होता है। कितने पेज हो गए, एक बार काउंट करना। 7 हो गए। टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं इसमें, पता है कुछ? 24 है। 24 के अलावा नहीं, वैसे समरी कहाँ से शुरू हो रही है, समरी यहाँ से शुरू हो रही है। ये कौन सा पेज नंबर है, 66। ठीक है आज, ठीक है तेरा, ये डिस्टिंक्शन तुम घर से पढ़ लेना। ठीक है, फिर नेचर से शुरू कर लेंगे, सिक्योरिटी लाइबिलिटी से। जल्दी जल्दी हमने कोर्स खत्म करना है, जैसे कि तुम्हें पता ही है। ये नहीं रहेगा बस, ये वाला एक मिनट रहेगा और बस यही रहेगा, कर देंगे जल्दी।